कल कुछ हेडिंग डाले थे आप लोग, कुछ हेडिंग था क्या? क्या था? द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये था ना? लिखेंगे नीचे रो, देखें, लिखिए द्विगंशी क्वांटम संख्या द्विगंशी क्वांटम संख्या कक्षा में उपस्थित द्विगंशी क्वांटम संख्या कक्षा में उपस्थित उपकक्षा कक्षा में उपस्थित उपकक्षा की पूरी जानकारी देता है। कक्षा में उपस्थित उपकक्षा की पूरी जानकारी देता है। नीचे एरो देके लिखिए, द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान हमेशा द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान हमेशा प्रधान क्वांटम संख्या पर द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान हमेशा प्रधान क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। प्रधान क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिख लेंगे, द्विगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल एल द्वारा सूचित किया जाता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल एल द्वारा सूचित किया जाता है। ये तो हेडिंग लिखे होंगे, वहाँ भी लिखे होंगे ना आप लोग। आप कल इंग्लिश में नहीं लिखे थे द्विगंशी क्वांटम संख्या को? इंग्लिश में नहीं लिखे थे कल? कल बोर्ड पर नहीं लिखे थे क्या हम इंग्लिश में? अच्छा, नीचे स्टार लगाइए और लिखिए द्विगंशी क्वांटम संख्या किस चीज़ से डिनोट करते हैं इसको? स्मॉल एल से। बराबर होता है 0 to n-1। द्विगंशी क्वांटम संख्या बराबर 0 to n-1, जहाँ पर n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हिंदी में प्रधान क्वांटम संख्या। उतारिए। लिख लिए क्या आप लोग? इसको मिटा दें। अभी तुम लोग अब कुछ लिखना मत, अब सिर्फ हमको लिखने दो और तुम बताओ कि क्या लिखें। पहले आप देखो, यहाँ लिखते हैं कक्षा की संख्या, यहाँ लिखते हैं एल का मान। एल का मान 0 to n-1 होता है ना? ये होता है 0 to n-1। और यहाँ लिखते हैं हम लोग एल के मान की संख्या।
सुनना, कक्षा की संख्या यदि हम पहला समझे तो n का मान 1 होगा, बोलो हाँ या ना। तो l का मान क्या होगा बताओ तो? 0 2 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, यानी 0 2 0, यानी सिर्फ 0 ही ना होगा। तो l का मान क्या आया? 0। l का 1 को मान आया 0, तो यहाँ पर l के मान की संख्या क्या लिखेंगे? 1, 0 नहीं लिखेंगे। l का मान कै गो है? कै गो कितना है? 1, और वो क्या है? 0 है। l का मान 0, अरे l बराबर 0 आया, तो ये भी तो एक मान हुआ ना। l का मान जैसे मान लो 0 और 1 दोनों आ जाता, तो l का मान तब 2 हो जाता। जैसे n का मान यदि 2 लें तो 0 2 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना? 1, यानी 0 से 1। 0 से 1 में कौन कौन आया? 0 और 1 होल नंबर लेना है। अब क्या को मान आया? 2। n इज इक्वल टू 3, 0 1 2, 0 टू 2, 0 से लेकर 2 तक, 0 1 और 2, कुल क्या कितना मान आया? n इज इक्वल टू 4, 0 1 2 3। कैसे? 0 टू 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 करेंगे 3, यानी 0 टू 3, तो 0 भी 1 भी 2 भी और 3 भी। तो अब टोटल मान कितना हो गया? 4। इसी प्रकार n बराबर 5 करेंगे, ये आएगा 0 1 2 3 4 5, सॉरी 4 आएगा, और टोटल मान कितना आ जाएगा? क्या इस तरह से आगे भी तो आप भर सकते हैं? अब आप एक चीज़ गौर कीजिए, इस टेबल से हमको साफ दिख रहा है कि n के मान की जितनी संख्या है उतनी ही संख्या l के मान की है। बोलो हाँ या ना। n का मान जितना है l के मान की संख्या भी उतनी है। l का मान अलग अलग है, जैसे यहाँ पर 0 है लेकिन संख्या तो एक आया ना। यहाँ पर देखो n का मान जब 4 लिए चौथा ऑर्बिट में, तो l का 4 गो मान है, 0 1 2 3, चौथा में 4 मान, पाँचवा में 5 मान। आ रही है बात समझ में? तो इस बात को हम आराम से लिख सकते हैं कि ऊपर के सारणी से यह स्पष्ट है कि n के मान की संख्या और l के मान की संख्या आपस में बराबर है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तारिए पहले इस टेबल नीचे एरो दीजिए और लिखिए। लिखेंगे ऊपर के सारणी से यह स्पष्ट है कि ऊपर के सारणी से यह स्पष्ट है कि ऊपर के सारणी से यह स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है? सुनो इधर, ऐसे ऊपर के सारणी से यह स्पष्ट है कि कक्षा की संख्या l के मान की संख्या के बराबर। लिख लीजिए, ऊपर के सारणी से यह स्पष्ट है कि कक्षा के मान की संख्या l के मान की संख्या के बराबर है। हो गया? लिख लिए। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, l के मान की संख्या, l के मान की संख्या। अच्छा तब थोड़ा ये बताओ तो l के मान की संख्या से तुम क्या समझते हो? बीच वाला या उधर बगल वाला? बगल वाला, बीच वाला नहीं। हम l का मान नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? l के मान की संख्या। लिखेंगे l के मान की संख्या कक्षा में उप कक्षा की संख्या को बतलाता है। उप कक्षा की संख्या को बतलाता है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना तुम लोग।
हमारी बात सुनो, पहला कथन में लिखा कि n का मान और l का मान की संख्या आपस में बराबर है, यानी कक्षा को तुम जोड़ दिया l के मान की संख्या से। और अभी जो दूसरा कथन लिखा उसमें लिखा कि l के मान की संख्या कक्षा में उपकक्षा की संख्या को बतलाता है। ये दोनों से ये स्पष्ट नहीं है कि पहला कक्षा में केवल एक उपकक्षा होगा, दूसरा कक्षा में 2 उपकक्षा होगा, तीसरा कक्षा में 3 उपकक्षा होगा, क्योंकि l के मान की जितनी संख्या होगी वही कक्षा में उपकक्षा की संख्या होगी, और किसी भी कक्षा में उतना ही l का मान आएगा जितना कक्षा संख्या है। और दूसरा कथन कहता है कि l का मान का संख्या ही उसका उपकक्षा का संख्या होता है। इस दोनों कथन से यह स्पष्ट है कि किसी भी कक्षा में उपकक्षा की संख्या कक्षा की संख्या के बराबर होता है। नहीं कह सकते हैं? इसका मतलब पहला कक्षा में केवल एक उपकक्षा होता है, दूसरा कक्षा में 2 उपकक्षा होता है, तीसरा कक्षा में 3 उपकक्षा होता है, चौथा कक्षा में 4 उपकक्षा होता है। लिखेंगे नीचे रो, देखिए ऊपर के 2 कथन से यह स्पष्ट है कि ऊपर के दोनों कथन से यह स्पष्ट है कि ऊपर के दोनों कथन से यह स्पष्ट है कि कक्षा में उपकक्षा की संख्या कक्षा में उपकक्षा की संख्या कक्षा में उपकक्षा की संख्या कक्षा संख्या के बराबर होता है। ऑर्बिट नंबर उपकक्षा की संख्या कॉमा के बाद लिखना कक्षा संख्या के बराबर होता है, कक्षा संख्या के बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं भाई? पहला कक्षा में केवल एक उपकक्षा होगा, दूसरा कक्षा में 2 उपकक्षा होगा, तीसरा कक्षा में 3 उपकक्षा होगा, चौथा कक्षा में 4 उपकक्षा होगा, एंड सो ऑन। कह सकते हैं कि नहीं? अतः हम कह सकते हैं कि लिख के पैराग्राफ चेंज कीजिए और निचला लाइन से 7 बात को रिपीट करना है आपको। क्या क्या? हम कह सकते हैं कि उसके नीचे क्या लिखेंगे? पहला कक्षा में केवल एक उपकक्षा होगा। लिखिए पहला कक्षा में केवल एक उपकक्षा होगा। फिर निचला लाइन में लिखना दूसरा कक्षा में 2 उपकक्षा होगा। फिर नीचे वाले लाइन में लिखना तीसरा कक्षा में 3 उपकक्षा होगा। इसको पूरा कीजिए 7 तक। चौथा कक्षा में 4 उपकक्षा होगा, पांचवा कक्षा में 5 उपकक्षा होगा, छठा कक्षा में 6 उपकक्षा होगा। इस तरह से आप इसको पूरा कीजिए। इनका मान यहाँ 3 रखो, 2 होगा ना। 0 to 2, 0 से 2 में 0 के बाद 1 आएगा तब ना 2 आएगा। क्या पूरा बात हो गया? अभी तक तुम उपकक्षा खूब सुना आज, लेकिन क्या ये तुम जाना कि उपकक्षा होता क्या है?
बताइए, उपकक्षा के बारे में कुछ जानकारी आपको अभी तक तो मिला नहीं। उपकक्षा का कोई समझ नहीं आया, लेकिन ये हम जान चुके हैं कि किस कक्षा में कितना उपकक्षा होगा। अब उपकक्षा के बारे में जानेंगे कि ये उपकक्षा क्या होता है। जो बात बता रहे हैं नू, यह कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल बात है और ये सब बहुत छोटा बात है जो जल्दी लोग नहीं समझाते हैं। आप समझिए इसको। किसी भी परमाणु के बीचों बीच क्या होता है? नाभिक। नाभिक के चारों ओर पहला कक्षा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा होता है। अब हम आपको कोई एक कक्षा ले लिए हैं और कुछ जनरल बात बताते हैं जिस पर तुम समझ जाओगे कि उपकक्षा क्या होता है। ठीक है, देखिएगा इधर। ये नाभिक है और ये कक्षा है। मान लीजिए इसके अंदर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कक्षा है मान लीजिए। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के लगातार चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन। अब ये चक्कर लगाएगा तो बिल्कुल इस तरह से अपना चलेगा। देखो, हम और आप ये जो सोच लेते हैं कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम सीधा सीधा चाल से चलते रहता है, ऐसा आप गलत सोचते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं चलता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है। तुमको नहीं लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन कुछ ज़्यादा ऐंठल चीज़ है? क्या ऐसा नहीं महसूस हो रहा है? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चलता है, ये कक्षा में भी कक्षा का निर्माण करते हुए चलता है। और कक्षा में जब कक्षा का निर्माण हो जाए ना, तो दो बार कक्षा तो बोलेंगे नहीं, तब उसी को क्या कहा जाता है? उपकक्षा। इसके सबसे छोटे पार्ट को यदि आप काट दीजिए तो आपको गोलाकार टाइप का मिलता है ये आकृति। देखो तो कैसा ही आकृति मिला आपको। ये है मेन कक्षा, और कक्षा पर भी ये कक्षा बना लिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपकक्षा। और इसी आकृति में जो उपकक्षा बनता है इसी का नाम है एस। आई बात समझ में? इसी को हम लोग बोलते हैं एस उपकक्षा। क्लियर है? एस उपकक्षा समझे? हम लोग ये सोच लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो डायरेक्ट घूम रहा है। नहीं, वैसे नहीं घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन ऐसे करके घूमता रहता है। अब बताओ, ऐसे करके घूमेगा तो ऑर्बिट में भी चक्कर लगा लेगा और कक्षा में कक्षा का निर्माण करके उपकक्षा भी बना देगा। आई बात समझ में? ये कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा करता है, जैसा तुम देखा। कुछ इलेक्ट्रॉन जो होता है वह इससे भी ज़्यादा ऐंठल होता है, और वो क्या करता है सो देखो। वो कक्षा में ना तुम कुछ गौर कर रहे हो, ये कुछ अलग तरह का कक्षा में अलग तरह के कक्षा का निर्माण कर रहा है। इसमें से एक यूनिट को निकाल दो। अच्छा, तुमको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ से चलकर ये आगे बढ़ा फिर यहाँ तक पहुँचेगा? यानी कक्षा में तो चक्कर लगाएगा ही, लेकिन कक्षा में भी एक कक्षा का निर्माण कर रहा है जो उपकक्षा कहलाता है। और इस तरह का यदि निर्माण हो रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा उपकक्षा? पी उपकक्षा। समझे? एस और पी समझ में आया कि एस और पी क्या होता है? अब डी समझिए। डी वाला जो होता है तो इलेक्ट्रॉन का चक्कर अलग अलग एनर्जी लेवल में, इलेक्ट्रॉन का चक्कर अलग अलग तरीके से होता है। एस में ऐसा देखा, पी में ऐसा देखा। डी वाला कुछ ज़्यादा ही ऐंठल होता है, इससे भी ज़्यादा ऐंठल होता है। और जैसे जैसे एनर्जी मिलता जाएगा वो ज़्यादा टेढ़ा होता चला जाएगा। जिसके पास जितना रुपया रहता है उसके पास गर्मी उतनी रहती है। वही हाल इसका भी है। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, तुम इसका एक छोटा सा फॉर्म निकालोगे ना तो ये तुमको ऐसा नजर आएगा। यदि सिंगल फॉर्म निकालोगे, और इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? डी उपकक्षा।
क्लियर हुआ? और एगो कौन होता है? एफ उपकक्षा होता है ना। एस देखा ऐसा होता है, एस ऐसा हुआ, पी ऐसा हुआ, डी ऐसा हुआ। एफ इतना ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा होता है कि आज तक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप पर भी इसका पता नहीं चल पाया कि ओरिजिनल में उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और ना ही तुम कभी बुक में कभी देखोगे एफ का स्ट्रक्चर बना हुआ। इसीलिए तुमको एफ का स्ट्रक्चर मिलेगा नहीं कहीं पर। तो एफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना कम्प्लेक्स होता है जिसकी हम कोई संरचना नहीं दे सकते हैं। इसीलिए उस संरचना को जटिल संरचना बोला जाता है। इंग्लिश में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्प्लेक्स। देखो लिखा हुआ है ना कम्प्लेक्स। तो अब हम जब भी एस की बात करें समझ जाइए स्फेरिकल शेप, पी की बात करें तो समझ जाइए इस तरह का शेप, डी की बात करें समझ जाइए इस तरह का शेप, और एफ का कुछ स्ट्रक्चर बना दीजिए, सब सही है। वो एफ है इतना कम्प्लेक्स है जिसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्या समझ में आया आपको कि ये उपकक्षा क्या होता है? कक्षा में जो कक्षा का निर्माण होता है जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपकक्षा। क्लियर हुआ? अब देखो ये सब बात जो हम तुमको बोले इस सब बात को तुमको समझेबे नहीं करेंगे, और इसीलिए तुम जिंदगी में कभी नहीं समझ सकते थे कि एस पी डी और एफ क्या होता है। अब समझ में आ रहा है कि एस पी डी और एफ क्या होता है? एक्चुअल में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के अंदर इस तरह की गति के बारे में जो लोग जानेंगे वो तुमको समझा देंगे, और जो सीधा सिंपली सोच लेते हैं कि कक्षा में घूमता है तो उनको लगता है कि कक्षा में घूम रहा है तो सीधा घूमेगा। उनको कभी समझ में आ पाएगा कि एस पी डी एफ क्या होता है? कक्षा में सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता है, इसी वजह से उपकक्षा का निर्माण होता है। अब देखो ध्यान देना इधर, कक्षा तुम पढ़ा था ना, के एल एम एन ओ पी पढ़ा था कि नहीं? क्यों बताओ तो? के लिए एन का मान, एल के लिए, अच्छा ओ के लिए। हम यदि आपसे पूछें कि क्यू के लिए एन का मान कितना है तो पता कर दोगे? सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं ना? आज के बाद एक और नया बात रट लेना, कभी भी एस उपकक्षा दिखे ना तो इसके लिए एल का मान कितना होता है? 0। कभी भी एस उपकक्षा दिखे तो उसके लिए एल का मान 0, या कहीं एल का मान 0 दिया हुआ है तो तुरंत समझ जाइए किस उपकक्षा की बात हो रही है? एस उपकक्षा की। उसी प्रकार एल बराबर जब 1 रहे तो ये किसको इंडिकेट करता है? पी उपकक्षा को। 2 रहे तो, और 3 रहे तो। क्या बात समझ में आया? यानी अब आपको लिखना है, अब आप लिखिए अगेन, एल बराबर 0 ओनली फॉर, किस सब ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हम? ओनली फॉर एस सब ऑर्बिट। एक बात और नो सुनो, ऑर्बिट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं और सब ऑर्बिट को हमेशा स्मॉल लेटर्स। कैसा एस लिखा हुआ है? स्मॉल। एल बराबर 1 किसके लिए? ओनली फॉर पी सब ऑर्बिट। पूरा लोग उतारिए ऊपर से लेके नीचे तक। एल बराबर 2 किसके लिए? ओनली फॉर डी सब ऑर्बिट। हाँ ठीक है। और एल बराबर 3 किसके लिए? नो, ओनली फॉर एफ सब ऑर्बिट। वैसे तो चर्चा इसका नहीं होगा अभी, तुम लोगों का वो लेवल अभी नहीं है, या किसी भी लेवल पर जाओगे अभी इसका चर्चा नहीं होता है, लेकिन इसका खोज चल रहा है। ओनली फॉर जी सब ऑर्बिट। एल का मान जैसे ही 3 दे तुरंत समझ लेना एफ सब ऑर्बिट। एल का मान 0 एस सब ऑर्बिट। एल का मान 1 पी सब ऑर्बिट। एल का मान 2 डी सब ऑर्बिट। वो और कम्प्लेक्स होता है, वो एफ से भी ज़्यादा भारी होता है, वो तो और नहीं बनेगा। जब एफ ही नहीं बना तो जी एच आई कहाँ से बनेगा? इसको आप उतार लीजिए,
और इसको भी साइड में लिख लेना स्ट्रक्चर बना के। मज़ा आ रहा है पढ़ने में? मन लगा के पढ़िए। इतना भयानक तरह से चीज़ों को समझिएगा ना, कभी सोचे नहीं होंगे कि केमिस्ट्री इतना बढ़िया समझ में आ सकता है। बस आप रेगुलर रहिए, और क्लास में कंसंट्रेट रहिए बिल्कुल। चलो देखो अब, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ लिखते हैं n का मान, या छोड़ो, यहाँ लिखते हैं कक्षा की संख्या, या डायरेक्ट कक्षा लिख देते हैं, और यहाँ लिखते हैं l का मान। हम केवल दो एक बात यहाँ पर लिखेंगे। n का मान जब हम 1 लिए थे तो l का मान आया था 0। n का मान जब 2 लिए तब 0 और 1। n का मान 3 लिए तब 0 1 2। n का मान 4 लिए तब आया ना? सुनो, बताना थोड़ा। ये किसका मान लिखा हुआ है? किसका मान लिखा हुआ है? स्मॉल एल का मान। ये एल का मान कितना है? एल का मान 0 किस उपकक्षा को निरूपित करता है? एस को। तो हम इसके ब्रैकेट में यहाँ पर लिखते हैं ये एस है। बोलिए, n बराबर 2 यानी दूसरा कक्षा। l का मान 0 भी और 1 भी। यहाँ क्या लिख दें? और यहाँ पहला कक्षा में केवल एक उपकक्षा होता है, ये बात थोड़ी देर पहले लिखे थे, और वह क्या होता है? s। दूसरा कक्षा में 2 उपकक्षा होता है, कौन कौन? s और p। s p d, s p d। बात समझ में आ रही है? यानी अब हम समझ गए यहाँ से कि पहला कक्षा में केवल एक उपकक्षा होता है s, दूसरा कक्षा में 2 उपकक्षा होता है s और p, तीसरा कक्षा में 3 उपकक्षा होता है s p और d, चौथा कक्षा में 4 उपकक्षा होता है s p d और f, पांचवा कक्षा में 5 उपकक्षा होता है s p d f g, फिर g h i, इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे, h फिर i। क्लियर हुआ? लेकिन आपको काम f तक ही पड़ेगा। तो इस प्रकार तुम टोटल बात समझा? उतारिए इसको। लिख लिया? देखो, मिटाए ना इसको।
आज तक तुम लोग खाली 1s 2s 2p 3s 3p रटा है, और तनिए 5 मिनट के बाद देखोगे तुम कितना बढ़िया से इसको समझ लोगे। ये परमाणु का नाभिक है, और ये है इसका पहला कक्षा, ये है दूसरा कक्षा, ये है तीसरा कक्षा, और ये है चौथा कक्षा। इसी तरह से 5वां 6वां 7वां सब होगा। अभी जरा तुम बताओ कि ये तो नाभिक है ना, पहला कक्षा में केवल एक उपकक्षा होता है, कौन? पहला कक्षा में केवल एक उपकक्षा होता है, कौन? एस। और एस का शेप कैसा होता है? गोलाकार, स्फेरिकल। दूसरा कक्षा में दूगो, कौन कौन? एस और एस पी। तीसरा कक्षा में एस पी डी। चौथा में एस पी डी और एफ। ये इतना बहुत कॉम्प्लेक्स शेप होता है, कुछ कुछ बना दिए। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, ये एस है ना, ये ऐसी है ना, ये भी एस एस एस, ये भी पी, ये भी पी, ये और ये। कोई दिक्कत नहीं है? इधर देखो, अब यहाँ देखो, ध्यान दो। फाइनली ये किस कक्षा का एस है? दूसरे कक्षा का। ये किस कक्षा का एस है? तो ये पहला कक्षा का एस है, इसलिए इसमें हम लगाएंगे 1, तो ये कहलाएगा 1s। और इसमें क्या लगाएंगे? 2s। इसमें क्या लगाएंगे? 2 या 1? 1 क्यों नहीं लगाए? दूसरा कक्षा से स्टार्ट ही होता है p, तो 2p। क्या इस हिसाब से 1p लिख पाएंगे कभी भी? क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि पहला कक्षा में केवल s उपकक्षा होता है, p होता ही नहीं है, तो 1p कभी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ये बताओ, ये और ये 4s 4p 4d। इस प्रकार सबसे पहले हमको आया 1s, फिर 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4d। इसी में ना तुम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 रटता चला गया। अभी तुम ये बनाना सीखे हो। अब वो 1 2 क्या होता है और कैसे कब कौन आ जाएगा, ये सब बात बाद में हम करेंगे। लेकिन अब यदि हम तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछें कि व्हाट डू यू मीन बाय 3p, आप 3p से क्या समझते हैं? तो आप कहेंगे कि हम यह समझते हैं कि आप तीसरे कक्षा के p उपकक्षा की बात कर रहे हैं। बोलिए हाँ या ना। व्हाट डू यू मीन बाय 4p? हम चौथा कक्षा के p उपकक्षा की बात कर रहे हैं। चौथा कक्षा का p उपकक्षा कहाँ है? यही है ना, हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप प्रॉपर जगह पर धीरे धीरे पहुँच रहे हो? 1s 2s 2p ये सब सीखने लगे हैं हम लोग। क्लियर हुआ ये चीज़? तो आप एक काम कीजिए, ये फ़ोटो आप फ्रेश में बना लीजिए एकदम, नहीं तो घर पर जाके एक अच्छा फ़ोटो अपने से बना लेना। कर लोगे क्या खुद से? अभी रफ में कहीं साइड से बना लो, एक फ्रेश फ़ोटो हमको ऐसा चाहिए, बनाओ। क्योंकि इसका ज़रूरत जब पड़ेगा तो हम तुमसे पूछेंगे इसके रिगार्डिंग कुछ। तो ये फ़ोटो तुमको आना चाहिए, हैं? कैसे बनाए? बड़ा सा फ़ोटो बनाइए नीचे में कहीं। सुनिए, एक बात सुनिए आप लोग, एक चीज़ आप लोगों में बड़ा डिमेरिट रहता है 11th में जो आते हैं। फोटोवर को समझते हैं क्या कि उस साइड का कोनो चीज़ है, साइड में कहूँ तो बना देंगे, मेन लिखेंगे बढ़िया से, ये ना समझते हैं। यदि ऐसा समझते अभी तक आप आए हैं तो आप ये परसेप्शन दिमाग से निकाल दीजिए। पढ़ाई के दौरान कोई फ़ोटो बन रहा है, कोई ग्राफ बन रहा है, कोई टेबल बन रहा है, समझ रहे हैं आप? इस सब का अपना बहुत बड़ा महत्व होता है केमिस्ट्री साइंस में।
जितना आप लिख के नहीं समझिएगा उससे ज़्यादा बेहतर फिगर से और ग्राफ से समझ सकते हैं, टेबल बना के समझ सकते हैं। इसीलिए जब फोटो आए, ग्राफ आए, टेबल आए, तो लिखने से ज़्यादा संयमित होकर उतने ही अच्छे तरीके से उसको बनाना है। आप देखते हैं कि मेरा फिगर कभी खराब बनता हो? अच्छा, आप ही सोचिए कि हम इसको इसी फोटो को बना देते हैं ऐसे, ऐसे है पी डी, ये डी होता है, ये समझ में आएगा आप तुमको कुछ? क्या समझ पाओगे तुम इस छोटे से फिगर में? तो इसीलिए एक फ्रेश फोटो बनाना जरूरी होता है। तो हर बार आपको यही काम करना है, जब भी कोई फोटो बनना हो तो एकदम फ्रेश बनाएंगे, एकदम कटकुट नहीं होना चाहिए, और कोशिश करेंगे कि उसमें जितना कलाकारी आप कर दें वो हो जाना चाहिए, और बेहतर एट्रैक्टिव लगे फोटो देखने में। ऑर्बिटर बनाइएगा ना इसे, उठे सुतलो महल बना जाए, अच्छा ऐसा है, गड़बड़ा गया। वैसे ऑर्बिट इलिप्टिकल होता है, लेकिन अभी आपको सही बनाना चाहिए। पूरा का पूरा चपटा कर देते हैं, ऐसा लगता है कि एटम को कोई हथौड़ी लेके थकुच दिया है, नहीं रे, प्लेन कर दिया है। क्या ये सब बात समझा? ये बात अभी ये नीचे वाला नहीं भी उतारोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कल रट के आएगा l बराबर 0 किस कक्षा के लिए, किस उप कक्षा के लिए, l बराबर 3 किस उप कक्षा के लिए, ये सब रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल। जैसे ही बोलें कि हम s उप कक्षा के लिए l का मान फटाक से बोलोगे 0, या l बराबर 1 किस उप कक्षा के लिए, p उप कक्षा के लिए, ये सब फटाफट निकलना चाहिए मुंह से। आइए नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं फिर।